आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 88 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 89 मुलाहिज़ा फरमाए। मकानों में जलाकर राख कर दिया जाएगा और उन्हें दूसरे गैर जानबदार शहरियों के लिए इबरत बना दिया जाएगा ताकि आइंदा कभी कोई उनके मुफादात पर बुरी निगाह न डाल सके। मेरा सर चकराने लगा और मैं उसी से आगे न कुछ सोच सका। आने वाले बुरे वक्त के भयानक तस्वुर ही से मेरे रूंगटे खड़े हो गए थे और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। उस कमरे में दो जिंदा इंसानों के दरमियान दो बेगोरो कफन लाशें पड़ी हुई थी जिनका मुकद्दर का कुछ पता नहीं था, क्योंकि दोनों जिंदा इंसानों को फौरी तौर पर लाशों को उनके हाल पर छोड़कर चले जाने की सख्त वसीयत की जा चुकी थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। धीमे धीमे फैलती और ड्रामाई मोड़ लेती हुई गजाला के घराने की कहानी यक बयक अपने गैर मुतवक्का अंजाम से दो चार हो चुकी थी और अब वहां कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। शमा की जिंदगी की टिमटिमाई हुई रोशनी को नशे की आदत के भयानक साए निकल चुकी थी और करने में शायद अब जिंदगी कठिन रास्तों पर तनहा चलने की सकत नहीं रही थी। उसने अपनी खोपड़ी में गोली मारकर मौत की अंधी और बेरहम वादियों में अपनी प्यारी शम्मा की मलूल रोह के ताक़ुब में चले जाने का इंदोनाक फैसला कर लिया था। कामरान उस सानिया से बेखबर, बल्कि शायद बड़ी हद तक अपनी जात से भी बेखबर, अस्पताल में जेर इलाज था और गजाला समंदर पार हजारों मील दूर उस लम्हे की मुंतजिर थी जब उसे कैद से अपने घर वापस लौटने की इजाजत मिलती। लेकिन अब उस घर में उसका इस्तकबाल और इंतजार करने वाला कोई बाकी नहीं था। घर के दोनों दीवार पर बस मौत ही मौत के साए लरसाते। मैंने बढ़कर एहतियात से उस कागज का जायजा लिया जिसे कर्नल ने खुदकुशी से पहले फिजा में ले रहा था। फिर वो उसके हाथ से छूट गया। कागज में वही कुछ लिखा था जिसका तज़किरा कर्नल ने किया था। उसने अपनी मौत की तमाम तर जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी और मकान के बारे में वसीयत की थी जिसकी रोह से कामरान वाहिद वारिस था और जब तक वो सेहतयाब न होता मकान ट्रस्ट की तहवील में रहता और उससे होने वाली आमदनी से कामरान के इलाज के खर्चात अदा किए जाते। मैंने वो कागज तपाई पर एक पैकेट के नीचे उस तरह दबा दिया कि वो लाजमी तौर पर किसी भी आने वाले की नजरों में आ सके और वो ब्रीफकेस उठाकर कमरे से निकासी के रास्ते की तरफ बढ़ गया जिसमें कर्नल के आखिरी बयान के मुताबिक चंद सौ रुपए और गजाला के लिए रखे हुए शम्मा के कुछ सिफरात महफूज थे। जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा और दिल कुदास था, मगर जो होने वाला था वो शायद बदतरीन होता। प्यारे गैर में गजाला का सामना करके उसे वो बुरी खबर सुनाना कोई मामूली काम नहीं था और मेरा ख्याल था कि मैं उसका अहल नहीं था। रह रहकर यही एक एहसास जहन पर कचोके लगा रहा था कि गजाला के बाप की मौत में मेरा भी दखल था। गजाला को वीरा ने महज इसलिए अगवा करके मुल्क से बाहर मुंतकिल किया था कि मुझे अपने इशारों पर चलने पर मजबूर कर सके। अगर गजाला से मेरा कोई ताल्लुक न होता तो वो ना अगवा हुई होती और न शम्मा की मौत पर कर्नल यकायक तन्हाई और मायूसी का शिकार होता। बेटी का दिलासा उसके लिए बहुत मजबूत सहारा होता और शायद वो बेटी ही के लिए जिंदा रहने का फैसला कर लेता। वो अंधेरे कराची पहुंचने वाली नाइट कोच से सफर का बस यही एक फायदा हुआ था कि मैं शम्मा के मरने से पहले वहां पहुंच गया था और अब दूसरा फायदा ये नजर आ रहा था कि सड़कों पर ट्रैफिक की गहमा गहमी शुरू होने से पहले मैं वहां से किसी दूसरे ठिकाने पर मुंतकिल हो सकता था। लेकिन यह ठिकाना कौन सा हो सकता था? सूरत-ए-हाल तेजी से बदली थी और वीरा से मेरा राब्ता बरकरार रहना जरूरी था, जबकि उसे मैंने गजाला के घर का फोन नंबर दिया होता। लिहाजा वहां से रवाना होने से पहले मैंने उससे बात करने का फैसला कर लिया। ब्लैक हॉक स्पीकिंग। सिलसिला मिल जाने पर दूसरी तरफ से एक बोझल निस्वानी आवाज सुनकर मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं फाल्कन फोर्स से बात करना चाहता हूँ। बहुत बेसब्रे हो। आवाज फौरन ही बदल गई। शायद रिसीवर उठाकर वीरा खुद ही बदली हुई आवाज में बोली थी, अब क्या मुसीबत आ गई? मुसीबत ही आ गई है। मैंने उसके लहजे की शोखी का असर लिया बगैर संजीदगी से कहा, इस घर में अब कोई नहीं रहा। गजाला की माँ मेरे सामने मर गई और उसके बाप ने खुदकुशी कर ली। शहर में अब मेरी निगाहों में कोई ठिकाना बाकी नहीं रहा। उसके इस्तफसार पर मैंने मुख्तसर अल्फाज में पूरी कहानी बिला कमोकास सुना दी। तो अब तुम लाशों को यूं ही छोड़कर निकल भागने के चक्कर में हो, यहाँ बैठे भी तो नहीं रह सकते, मैंने बेचारगी के साथ कहा। फिर कर्नल की ख्वाहिश भी यही थी। खुदकुशी बेआवाज पस्तौल से की गई है। अगर फायर गन पट्टी पर ही किया गया था तो शायद बेचारा चीख भी न सका होगा, पर किसी को मालूम नहीं होगा कि अंदर क्या बीती है। जरा सुकून से काम लो। अपनों की लाशें यूं बेगोरो कफन छोड़कर नहीं भागा करते। मैं सर झटक कर रह गया। वो माकूल बात कह रही थी। उस इलाके में मकानात बड़े और एक दूसरे से इस कदर अलग थलग वाक़े थे कि लाशें गल सड़कर फना भी हो जाती तो किसी को वकूए का इल्म नहीं होता। ले देकर दूध या अखबार लाने वाले ही को कोई शुबा हो सकता था, और वो भी उस वक्त जब रविश पर कई पुराने अखबार जूं के तूं पड़े नजर आ जाते या दूध लाने वाला तजस्सुस पर तुल जाता। किसी ने भाई इदारे को मुतवज्जा किए बगैर वहां से न जाना। आजकल बाहर के अखबारात में भी तुम्हारे किसी ईदी ट्रस्ट का बड़ा चर्चा होता रहता है। वही लोग सब देखभाल कर लेंगे, वो कह रही थी। मामला उलझ जाएगा। मैंने कदर ताकुफ के बाद कहा, पुलिस तीसरा नाम आते ही इस वाक़े को कत्ल करार दे डालेगी।
जिसे होशियारी के साथ खुदकुशी में बदलने की कोशिश की गई होगी। देने दो, जाने वाले जान से गए, अब पुलिस जो चाहे करती फिरे। लड़का ज़हनी मरीज है, उसका क्या बिगड़ेगा। रिसीवर में उसकी आवाज़ उभरी और मुझे खुशी हुई कि वो संग दिल और सफाक कातला भी अपने दिल में कुछ नर्म गोशे रखती थी। या फिर ऐसा करो कि कर्नल बनकर ही फोन करो और वहां से निकल जाओ। खुदकुशी का इरादा जाहिर करके तदफीन की दरख्वास्त बासानी कर सकते हो। ताज़ा वाकया है, चंद मिनट के उस फर्क पर कोई माहिर तरीन सर्जन भी रोशनी न डाल सकेगा। मुख्तसर सी आवाज़ के बाद लाइन पर तवील सुकूत छा गया। तुम्हारी तरफ ही ना आ जाऊं, मैंने सवाल किया। ऐसा भूल कर भी ना करना, वो फौरन ही बोल पड़ी। मेरे नज़दीक तुम्हारा साया भी नजर ना आना चाहिए, इस तरह तुम नाकाबिल तसव्वुर दुश्वारियां मोल ले बैठोगे। मेरी बेतेरी मसरूफियात और तंजीम के कई खैरखा मेरे पास आते जाते रहते हैं। ओह, तो यहाँ जहांगीर के अलावा भी कुछ आम लोग हैं जो तुमको जानते हैं। उसकी हल्की सी हंसी सुनाई दी। जहांगीर बेचारा तो किसी गिनती ही भी नहीं है। दूसरे भी मेरी असल हैसियत से वाकिफ नहीं है, बस इतना जानते हैं कि मैं कुछ महदूद मामलात में पूरी खुद मुख्तारी के साथ तंजीम की नुमाइंदगी करती हूँ। वो कौन लोग हैं? उनके वजूद से तो मैं भी लाइल्म रहा हूँ। लम्हाती तौर पर मैं उसकी बातों की रवानी में बह गया। वो जराइम की दुनिया से बाहर के नेक नाम लोग हैं। मकामियों के मुकाबले में तुम्हारे हुकाम मुझसे आसानी से राम हो जाते हैं। ये सारा काम महज इत्तफाकात के सहारे नहीं चल रहा। बड़े बारसूख लोग हमारे पुश्त पना है, जिन्हें उनकी चश्मपोशी की बाकायदा कीमत अदा की जाती है। तुम्हारा एक पुराना अफसर तो बस साल 6 महीने में 2-4 दिन मेरी हमनशीनी को ही बहुत बड़ा एजाज समझता है और कोई रिश्वत लिए बगैर हमें करोड़ों का फायदा पहुंचा चुका है। ओह, ये मैं क्या कहानी ले बैठी। तुम ठिकाने की बात कर रहे थे, मैं भी चौंक कर रह गया। चाहे बोझल और असाब शिकन हालात में मैं लाशौरी तौर पर ज़हनी फरार का मुतलाशी था, जिसका मौका खुद वीरा ने अपनी गुफ्तगू में फराम किया और मैं मौजू से भटक गया। फिर मेरे जहन में जहांगीर के घर के अलावा कोई जगह महफूज नहीं हो सकती। हर जगह किसी न किसी शनासा के मिलने का धड़का लगे रहेगा। मैंने गहरा सांस लेकर मायूसाना लहजे में कहा, नहीं। उसने जहांगीर का नाम भी मुस्तरद कर दिया। वो लाख तुम्हारा दोस्त सही, लेकिन तंजीम का आदमी है। अपनी सुरखरुई के लिए धोखे से तुम्हारी गर्दन कटवा देगा। फिर चौंकते हुए बोली, तुम किसी बीमार गैर मुल्की के साथ गुजारा कर लोगे? इस वक्त तो मैं किसी खारे इज्जत कुत्ते का साथ भी गुजारा कर लूंगा। फिर तुम डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी चले जाओ, मैं भी उसे फोन किए देती हूँ। तुम मुझसे मेरे हवाले से मिलोगे तो वो तुम्हें हर आसाइश फराम करने की कोशिश करेगा। वो तुम्हें किस नाम से जानता है? वेरालाइड के असल नाम से। वो मेरी जिंदगी में पहला और शायद आखिरी मर्द है जिसका रवैया मेरे साथ हर वक्त मुरब्बियाना रहा है, वरना 8 से 80 साल की उम्र तक का हर मर्द पहली मुलाकात में मुझ पर आशिक होने पर तुल जाता है। यह खुशफहमी है तुम्हारी। सरापा दावत बनने के बाद जिन्स मुखालिफ से सर्द महरी की उम्मीद पेट्रोल से आग बुझाने की कोशिश ही की जा सकती है। वैसे ये भी बता दो कि मुझे किस हैसियत से उससे मिलना होगा। भटकते भटकते मैंने एक मरतबा फिर गुफ्तगू को सही रुख पर डाल दिया। बस मेरे दोस्त हो, उससे आगे वो कुछ नहीं पूछेगा। बहुत नरम खू और मिलनसार आदमी है। फिर उसने बता डाला, मेरे साथ एक दोस्त भी है। मैंने कहा, उसे कहाँ गले में लटकाए फिरोगे? उसकी चिड़चिड़ी आवाज सुनाई दी, खतरा तुम्हारे लिए है, वो जहाँ चाहे रह सकता है। कराची में होटलों की कमी तो नहीं है। मैंने कहा नखी उसे सुल्तान शाह की तरफ देखा जो कमरे के एक दूर उस्तादा गोशे में दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा था। उसका बदन यूं हिल रहा था जैसे वो कोई आवाज पैदा किए बगैर अंदर ही अंतर रो रहा हो। उसका मेरे साथ रहना जरूरी है, मैंने आहिस्तगी के साथ कहा। फिर ले जाओ उसे भी, शायद वो जल कर बोली थी। और सुनो, मेरे कागजात की फिक्र न करना, मैंने उसकी घटिया अंदाज को नजरअंदाज करते हुए कहा। सफरी दस्तावेजात का बंदोबस्त मैं खुद कर लूंगा। तुम चाहो तो 1-2 रोज में रवानगी का प्रोग्राम तय कर सकती हो। वहां पहुंचो, मैं दोपहर तक बात करूंगी। मैंने सिलसिला मुनक़ता करके टेलीफोन डायरेक्टरी से एक रफाही इदारे के फोन नंबर तलाश करके राब्ता कायम किया। तो सिलसिला मिलने पर दूसरी तरफ से एक मोतबर और मुरब्बियाना आवाज सुनाई थी। जब मैंने घर का पता बताने के बाद खुद को कर्नल जवार ज़्यादा जाहिर करते हुए खुदकुशी का इरादा जाहिर किया तो दूसरी तरफ से फौरन ही वाज तलकीन और हमदर्दी का दरिया मोच में आ गया। वो बेचारा हालात की सितम ज़रीफ़ी से लाइल्म पूरे खलूस के साथ मुझे हराम मौत के भयानक मजहबी पहलू से आगाह कर रहा था। लेकिन जो कुछ हो चुका था उसे वापस लुटाना उसके बस में नहीं था और न मेरे इख्तियार में। मैंने कथा कलामी करते हुए उसे जल्द से जल्द पहुंचने की हदायत करके फ़ोन बंद कर दिया। अब ज़्यादा देर तक वहां रुकना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। लिहाजा बादल नख्वास्ता मैं सुल्तान शाह की तरफ बढ़ा, मगर उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही चौंक पड़ा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो घुट घुट कर रोता रहा। मैं उसकी आंखों में देखने की हिम्मत न कर सका। खुद मेरा दिल भारी होने लगा था। मैं नरमी से उसके चाहने पर हाथ रखा और उसे साथ लिए बाहर आ गया। बड़ा दर्दनाक अंजाम हुआ है कर्नल का। कार रवाना होने के बाद उसने दिल गिरफ्ता आवाज में कहा, हर रोज उससे बड़े बड़े साने रूनमा होते हैं। आनंद फाने में 50 इंसान मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, लेकिन वाक़यात पर हम कभी नहीं रोते क्योंकि हमने बचश्मे खुद वो सब नहीं देखा होता। हम हमदर्दी के 2 बोल बोल कर रह जाते हैं। दुख महसूस करने के लिए मुशाहिदा जरूरी होता है, वरना कर्नल तो तुम्हें मुआशरे में हर रोज बतेरे नजर आएंगे। कितने दुख की बात है कि हम उन दोनों को यूं छोड़कर चले जाने पर मजबूर हैं। इंसान नाम ही मजबूरियों का है। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, जानवरों को कोई मजबूरी नहीं होती।
अब हम कहाँ जा रहे हैं? वीरा की एक हमदर्द के पास। मैंने इख्तिसार से काम लेते हुए कहा। वो औरत काबिल एतमाद नहीं है। वो चौंक कर बोला। जब तक अजाला उसके कब्जे में है उस पर एतमाद करना ही होगा। मैंने शहर का चप्पा चांद मारा लेकिन भाभी का कहीं सुराग नहीं मिल सका। वो मुतासफाना लहजे में बोला, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। वो न सिर्फ कराची से बाहर बल्कि पाकिस्तान से भी बाहर ले जाए वो न सिर्फ कराची से बल्कि पाकिस्तान से भी बाहर ले जाई जा चुकी है और अब तुम्हें हम दोनों के पासपोर्ट तैयार करवाने हैं। बाहर जाओगे? उसके सौगवार आंखों में हैरत तैर गई। मैं, वीरा और तुम, हम तीनों को जाना होगा। वीरा बड़ी सिमावी तबीयत की मालिक है। पल भर में निगाहें बदल लेती है। उसके तोड़ के लिए तुम्हें दूर रहकर हम पर निगाह रखना होगी। तंजीम की राह से हटाने के लिए ये चाल चली गई है। मालूम होता है कि लाहौर में तुम्हें कामयाबी नहीं हो सकी। मैं तलख अंदाज में हंस पड़ा। तुम सच कह रहे हो। लाइट्स कार्टेज की इमारत तो तबाह करके भी कोई कामयाबी नहीं हुई। मैं समझता था कि उस इमारत की हैसियत तंजीम के सदर दफ्तर किसी है और उसकी तबाही तंजीम को अमली तौर पर खत्म कर डालेगी, मगर ऐसा नहीं है। उनके आला दिमाग अभी तक शुकूक व शुबहात से भी बाला है। लाइट्स कार्टेज की तबाही की खबर सुनकर वो अपनी निशिस्त पर हैरत से उछल पड़ा। वो तो एकड़ों पर फैली हुई जागीर है। तुमने उसका कौन सा हिस्सा तबाह किया? पूरी इमारत धमाकों से जमीन बोस हो गई। हमने कार्रवाई एक जगह की थी लेकिन वहां चप्पे चप्पे पर नस्ब डायनामाइट्स को हरकत में लाने वाला निजाम बेइज्जत में आ गया। अब वहां आग, धुआं और खून ही रह गया होगा, मगर अखबारात में तो कुछ भी ऐसा नहीं आया इस बारे में। मेरी जुबान से लाइट्स कार्टेज की बर्बादी की खबर सुनकर वो खासा खुश खुरम नजर आने लगा था। यह आज रात ही का वाक़या है। मैंने बाहर फैलते हुए धुंधलके से सफेदा सहरी का जायजा लेते हुए कहा, हो सकता है कि आज सुबह के अखबार में तफसीली खबर ना आ सके, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि लाहौर में उस वाक़े पर आज अखबारी जमीन में छाया होंगे और हाथों हाथ बिक जाएंगे। तुम्हारे साथ और कौन था वहां? उसने हैरत और इश्तियाक के आलम में पूछा। मैं और वीरा। मैंने पुरख्याल लहजा में कहा। वो इस तबाही में बराबर की शरीक थी, बल्कि लाइट्स कार्टेज को उसी ने अपने हाथों से तबाह किया था, लेकिन वो इस कदर खुलकर साथ देने के बावजूद मुझे अपनी नेक नीयति का यकीन नहीं दिला सकी। फिलहाल वो हमारी हमदर्द है लेकिन कभी भी एन मौका पर दगा दे सकती है। काश मैं अपने हाथों से उसका गला दबा सकूं। उसने हसरत भरे लहजे में कहा। इतनी हराफा औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तुम्हारे हाथ उसकी गर्दन पर कांप जाएंगे। बहुत पुरफरेब औरत है। बुरा वक्त आने पर अपना सब कुछ दाव पर लगा देती है। मैंने मानी के इस लहजे में कहा। बातों के दौरान ही हम वहां पहुंच गए जहां वीरा ने हमें पहुंचने का कहा था। फाटक बंद था और वहां कोई मुतनफ़्फ़िस नजर नहीं आ रहा था। मैंने उस आलीशान मकान के फाटक पर गाड़ी रोककर चंद सेकंड तक इंतजार किया, फिर हॉर्न बजाने का इरादा कर ही रहा था कि फिजा में एक भारी मर्दाना आवाज गूंज उठी। कौन है? सवाल अंग्रेजी में किया गया था। आवाज फाटक की जानिब से आई थी लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। तुम कौन हो? सामने आकर बात करो। मैंने अपनी समझ की खिड़की से सर बाहर निकालकर इस्तरारी लहजे में कहा। मैं सामने नहीं आ सकता। खुश्क लहजे में जवाब दिया। क्या? डरो नहीं, मैं कोई भूत नहीं, एक जिंदा मगर अलील आदमी हूँ। अपने कदमों पर चलकर तुम्हारी पेशवाई के लिए नहीं आ सकता। मेरी आवाज कंक्रीट के सतून में लगे हुए स्पीकर के जरिए तुम तक पहुंच रही है। तुम जो कुछ कहोगे वो माइक्रोफोन के जरिए मुझ तक पहुंच जाएगा। उसकी जुबान से अदालत का जिक्र सुनते ही मैं समझ गया कि बोलने वाला ही मेरा मतलूबा शख्स था। मैंने ठहरे हुए लहजे में सवाल किया। क्या तुम्हारा ही नाम मार्टन है? मैं जो भी हूँ इस वक्त इस घर का मालिक हूँ और तुम कहीं से चलकर मेरे दरवाजे पर आए हो। तुम्हें यह सवाल जेब नहीं देता। इखलाकन भी पहले तुम्हें अपना तारुफ करवाना चाहिए था। बोलने वाले का लहजा नर्म और शाइस्ता था लेकिन उसकी आवाज में कोई ऐसी बात मौजूद थी जिसकी बिना पर उसे ख्वामुखा उल्टा जवाब देने को तबीयत चाह रही थी। इखलाक इतनी रसिया हो तो अपनी चहेती को संभाल कर रखा होता। मैंने कदरे तलख लहजे में कहा। मुझे यकीन था कि मेरे इन अल्फाज पर वो उखड़ जाएगा लेकिन खिलाफ तवक्का उसकी आवाज तहय्युर अमेज थी। तुम किसकी बात कर रहे हो अजनबी मेहमान? उसकी जिससे दोस्ती ना हुई होती तो शायद तुम्हारे दरवाजे पर मेरी यूं तौहीन न होती। पहेलियां न बुझवाओ, खुलकर बताओ तुम्हें किसने भेजा है? सुंदर चेहरा, गोरी रंगत और नशीले नैनों से कौन सा नाम याद आता है तुम्हें? बहुत जिद्दी हो। हल्की सी हंसी के साथ आवाज उभरी। सब कुछ बता दोगे मगर नाम नहीं बताओगे, ना अपना और ना भेजने वाले का। खैर यूं ही सही, बीमार और तनहा आदमी हूँ, मेरा भी कुछ वक्त गुजर जाएगा। हाँ तो कुछ और निशानियां बताओ। सेहत और जवानी के दिनों में तो हर औरत पर तुम्हारी निशानियां सादक आती नजर आती थी। मुझे एक बजा गुस्सा आ गया। वो खुद को बहुत मक्कार और बातूनी समझ रहा था। तुम उस ख्याल में भी ना रहना कि मैं किसी मस्खरे की तरह बाहर खड़ा यूं ही तुम्हारा दिल बहलाता रहूंगा। जबरदस्ती दरवाजा खोलकर या फाटक तोड़कर एक बीमार आदमी के घर में घुसना मेरे लिए कोई दुश्वार काम ना होगा। सीधी तरह रास्ता न दिया तो नताज के जिम्मेदार तुम खुद होगे और नतीजा मेरे लिए रूह फरसा होगा। मेरे बच्चे, वो आवाज मस्खर अमेज होगी। पर के झटके से झुलसने वाली लाशें अक्सर नाकाबिल शिनाख्त हो जाती है। जबरदस्ती का अंजाम यही होगा। मेरा खून खोल उठा। वो मुझे सरीहन धमकी दे रहा था लेकिन उस लम्हे मेरी बहकी हुई जहनी रूह राह रास्त पर आ गई। मैं जिंदगी खतरे में थी। दुश्मन किसी भी वक्त मेरी राह पर लग सकते थे और मुझे एक महफूज ठिकाने की तलाश थी जो फिल वक्त उस आलीशान मकान के अलावा कहीं नहीं हो सकता था। इसका मतलब है कि तुम भी शोबदे बाज हो।
मैं चाहूं तो बरकी तारों पर कोई धाती चीज उछाल कर उन्हें आपस में चाट करके तुम्हारे घर में बरकी रो की फराहमी का सिलसिला मुनक़ता कर सकता हूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारी चहेती वीरा लाइड इन दिनों मुझे खासी अजीज है। गुड, उसकी इत्मीनान अमेज आवाज उभरी। अब हुई ना बात, समझ तो पहले ही मैं गया था, मगर उसका नाम तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता था। गाड़ी अंदर ले आओ। उसका फिक्रा खत्म होने से पहले ही आहिनी दरवाजा किसी खुदकार मैकेनिज्म के तहत अंदर की तरफ खुलता चला गया और मैंने इंजन गियर में डालकर कार आगे बढ़ा दी। कार पुख्ता खमदार रविश पर अंदर दाखिल हुई तो सुबह के उजाले में बरामदे में एक शख्स माजूरों वाली कुर्सी पर विराजमान नजर आया। शायद वो खासी देर से वहीं मौजूद था। मैं कार से उतरकर उसकी तरफ बढ़ा तो मैं देखा कि बहुत ही आला साख थी, जदीद तरीन खुदकार कुर्सी थी जो शायद बटन दबाने से चलने वाली मोटर के जरिए हरकत में लाई और फिर हस्ब ख्वाहिश रोकी जा सकती थी। कुर्सी के दाहिने बाजू के साथ ही एक आईनी प्लेट पर ला सिल्की इंटरकॉम जैसा एक आला नस्ब था। कार्बन फाटक वाला इंटरकॉम भी उसी आले से मुंसलिक था। खुश आमदीद मेरे मेहमानों। हमारी कार से उतरते ही उसने खुशदिली के साथ आंख लगाई। मैंने गैर इरादी तौर पर गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो वहां कोई आदमी मौजूद न होने के बावजूद फाटक खुद ब खुद बंद हो चुका था। मैं बरामदे से जरा दूर रुककर गौर से उसका जायजा लेने लगा। पहली बात तो ये थी कि अपने खदोखाल से वो मकामी ही लग रहा था। चेहरे की रंगत भी खिलती हुई गंदमी सी थी, जबकि गैर मुल्की लबो लहजे में अंग्रेजी बोलकर वो अब तक हमें मरूब करने की कोशिश करता रहा था। दूसरी बात यह कि अपने चारों हाथ पैरों और सेहतमंद जिस्म के साथ वो किसी भी तरह बीमार या माजूर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद माजूरों वाली कुर्सी पर विराजमान था, जिसका मतलब था कि वो किसी ऐसे आर्जे में मुबतला था जिसमें चलने फिरने की हल्की सी मुशक्कत भी उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। क्या देख रहे हो? उसने दिलचस्पी के साथ मेरी तजस्सुस समेत नजरों का सामना करते हुए उर्दू में सवाल किया और सुल्तान शाह हैरत से उछल पड़ा। अरे ये तो उर्दू बोल रहा है। उसके मुंह से साख्ता निकला था जैसे वो किसी गूंगे के अचानक बोल पड़ने का ऐलान कर रहा हो। उर्दू भी बोल लेता हूँ, उसने बड़ा राज सुल्तान शाह से मुखातब होकर मुस्कुराते हुए कहा। इस मुल्क में अजनबियों को मरूब करने के लिए अंग्रेजी में इब्तिदा करना पड़ती है, वरना नए मुलाकाती बर्तरी के एहसास से सरशार होकर मुझे माजूर से मिलने आते हैं। हालांकि मैं पूरी तरह सेहतमंद और चाको चौबंद हूँ। थोड़ी देर कबल खुद तुमने इंतकाम पर कहा था कि तुम बीमार हो और अपने कदमों पर चलकर हमारी पेशवाई के लिए नहीं आ सकते। मैंने उसे तेज निगाहों से घूरते हुए कहा। हकीकत ये थी कि उसके पुरस्कार रवैये से मुझे उलझन होने लगी थी। तुम्हारे सवाल के जवाब में ये कहना चाहता तो फाटक पर आना पड़ता। वो मुसलसल मुस्कुराया जा रहा था। उसका वो अंदाज न जाने क्यों मुझे चिढ़ाने वाला बल्कि जारहाना महसूस हो रहा था। फिर उस ढोंग की क्या जरूरत है? मैंने उसकी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हारा बरामदा रविश की सतह खाता बुलंद है और इस तरफ सीढ़ियों के किनारे बरामदे को रविश से मिलाने वाला पुख्ता ढलवान फर्श भी नजर आ रहा है, जो खास तौर से तुम्हारी कुर्सी के लिए बनाया गया होगा। उसका क्या जवाब है? मेरी जहनी एज वो फराक दिलाना कहके के साथ बोला। अब अंदर भी आओगे या यहीं खड़े जिरा किए जाओगे? थोड़ी देर कबल वीरा मुझे फोन पर तुम्हारी आमद की इतला दे चुकी थी। नाम क्या है तुम्हारा? अजीब बात है कि वीरा ने मेरा नाम नहीं बताया तुम्हें। वैसे ये सुल्तान शाह है मेरा दोस्त और साथी। मैंने सीढ़ियां अबूर करते हुए तंजिया लहजे में कहा। लड़कियों से उनके आशनाओं के नाम नहीं पूछे जाते। वो अपनी कुर्सी दरवाजे की तरफ बढ़ाते हुए दाहिनी आंख दबाकर बोला। उससे मेरा रिश्ता बहुत अजीब है। मैं उसके बारे में बहुत कम जानता हूँ। कुछ नगुफ्तबा बातें मालूम है, मगर उनसे चचमपोशी इख्तियार किए रहता हूँ। वो मुझे अपनी बेटी की तरह अजीज है। तुम्हारी बेटी कहाँ पाई जाती है? मैंने मज़ाक़ाना लहजे में सवाल किया। बदकिस्मती से लावल्द हूँ। वो हम दोनों के पीछे अपनी कुर्सी शानदार कमरे में ले जाते हुए उदास लहजे में बोला। और बीवी? इस बार मैंने संजीदगी के साथ सवाल किया। शादी नहीं की? वो मस्कीन सी आवाज़ बनाकर बोला। मेरी खोपड़ी सुलग उठी। वो खबीस मुसलसल हमें घिसने पर तुला हुआ था। जब शादी ही नहीं की थी तो लावल्द या अयालदार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन उसने यूं अपने लावल्द होने का जिक्र किया था जैसे इस बारे में खुद भी मखमूम हो। बैठो बैठो, तुम दिलचस्प आदमी हो, जरा कुछ देर गपशप रहेगी। वो दाखिली दरवाजा बंद करते हुए कह रहा था। हाँ, मैंने खुश दिली के साथ कहा। अपनी जात से इतने मायूस हो तो किसी बच्चे वाली से शादी कर ली होती। कम से कम लावल्द रहने का कलक तो ना रहता तुमको। दूसरों के बच्चे पालने से नफरत है मुझे, वो होठ सिकोड़ कर बोला। फिर मैंने अपनी जात मैं दरमियान ही से उसका फिक्रा उचक लिया। होशियारी से काम लेते तो बेहतर बंदोबस्त भी कर सकते थे। शादी के 2-4 माह बाद बाप बन जाते और वल्दियत के खाली खाने में अपना नाम ठोक देते। ना किसी को एतराज होता और न दूसरों के बच्चे पालने का ताना सुनना पड़ता। बस अपनी कुर्सी के बाएं हत्थे पर जोर से हाथ मारकर घुराया। तुम मेरी छत के नीचे मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। मेरा दिल बाग बाग हो गया कि आखिरकार मैं भी उसका खून सुलगाने में कामयाब हो गया था। फिर चलो खुले आसमान के नीचे चलते हैं, मैंने संजीदगी के साथ कहा। मैं तो इसीलिए बाहर खड़ा हुआ था कि अपनी छत के नीचे तो कोई चमार भी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जबरदस्ती अंदर ले आए। तुम्हें तमीज नहीं है कि मेजबान के साथ किस तरह पेश आया जाता है। उसका पारा चढ़ गया था और सारी बजल्ला संजी चिश्मे ज़दन में काफूर हो गई थी। वीरा ने बताया था कि तुम उसे किसी बाप की तरह चाहते हो। मैं भी खुद को तुम्हारा दामाद समझते हुए यहाँ आया था, मगर तुम पहल कर बैठे और अब आंखें दिखा रहे हो।
मैंने लहजा भर में एक फैसला करते हुए सोचे समझे अंदाज में कहना शुरू किया, मुझे जहाँ पनाह मिले या ना मिले, लेकिन तुम मेरी जुबान पर पाबंदी आज नहीं कर सकते। मैं कोई और ठिकाना तलाश कर लूंगा जहाँ महाजराई का खदशा ना हो। ये कहते हुए मैंने वहां से रवानगी के अंदाज में अपनी जगह छोड़ दी। सुल्तान शाह ने भी मेरी तकलीद की थी। बैठ जाओ, उसीले लहजे में चीखा, यहाँ से जाने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। कौन सी? मैंने उसके खाली हाथ पर निगाह डालते हुए उसका मजाका उड़ाते हुए सवाल किया। उसने तेज के आलम में कोई बटन दबाकर अपनी कुर्सी का जाविया कदरे तब्दील किया और अगले लम्हे कुर्सी के दाहिने दस्ते में नरम गद्दी के नीचे से झांकते हुए पाइप की नाल से एक बेआवाज शोला लपका और गोली एक सपाट दीवार में पस्त हो गई। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। बज़ाहिर मजाक ही मजाक में बात हद से तजावुज कर गई थी, लेकिन मैं सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक मार्टिन अपने खोज से बाहर आने पर मजबूर हो गया था। कुर्सी के हत्थे से बेआवाज फायर मेरे लिए मानी खेस था। उसका मतलब था कि मार्टिन वो नहीं था जो नजर आने की कोशिश कर रहा था। मैं कुछ कहे बगैर सोफे पर ढेर हो गया। मेरा जहन मुसलसल उसी फायर में उलझा हुआ था। मंसूरों वाली उस ही कुर्सी की साख्त में दानिस्ता तौर पर मोटे गेज का पाइप इस्तेमाल किया गया था ताकि हर हत्थे के नीचे पोशीदा मखसूस साख्त के बेआवाज पिस्तौल की बैरल आसानी छुपाई जा सके। बादी नजर में तो इम्कान ही नहीं था। गौर से देखने पर भी शोभा तक नहीं होता था कि लोहे के सीधे और मुड़े हुए पाइपों के उल्टांचे में हथियार भी पोशीदा होंगे। मुझे पूरा यकीन था कि कम अज कम बाएं हत्थे में भी उसी किस्म का हथियार पोशीदा था। डर गए ना? मार्टिन अचानक मशीनी अंदाज में जोर से हंसने लगा। कैसी शानदार तरकीब से तुमको मरूब किया है। मैं लोगों को मुतहय्यर और खौफजदा करके अजीब सी खुशी महसूस करता हूँ। उसने कमरे में छाया वो सुकूत तोड़ दिया। बेख्तियार मेज़ेन में वान हूफ से हासिल किया हुआ वो एक्सप्लोडर रिंग आया जो उस वक्त वीरा की तहवील में था। चोबदम मुझे भी पसंद है।